हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के 3rd और 4th मई के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि विजन जो है वो संडे को करंट अफेयर्स नहीं रिलीज़ करता और मंडे को संडे का भी रिलीज़ कर देता है। तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, काफ़ी कुछ कॉमन है इनसाइट वाले से ही, बट स्टिल कुछ डिफरेंस भी है, तो आप सुनते चाहिए। और आपको पता होगा कि अप्रैल की जो इनसाइट की जो मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ थी वो चल रही है, मंथली कंपाइलेशंस। किसी का अगर अप्रैल में डेली वाला मिस हो गया हो तो मंथली कंपाइलेशंस को पढ़ सकता है। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑलराइट, पहली न्यूज़ है हमारी। न्यू सिमुलेशन कोड हेल्प स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है ना, मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है? ये जो अर्थ दिख रही है आपको हमारी यहाँ पर अर्थ के अंदर जो कुछ आयरन होता है ना सरफेस के ऊपर, उसके कारण कुछ मैग्नेटिक वेव्स बनती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है अर्थ का। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए एक नया सिमुलेशन कोड बनाया है। किसने बनाया है? साइंटिस्ट ने बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तीनों की तीनों मिनिस्ट्री जो है हमारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अंडर में आती हैं। सॉरी, ये हेल्प करेगा एडवांस नॉलेज प्लाज्मा वेव्स के बारे में पढ़ने के लिए और प्लानिंग द फ्यूचर स्पेस मिशंस। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही आपको क्रॉस करके हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं वो निकलते हैं, और हमारी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो सब उस मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होती हैं, एटमॉस्फेयर उसका पार्ट होता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रीड करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत हद तक सोलर विंड से बचा के रखता है जो कि सन से आती है। और इससे हमारी अर्थ जो है ना, जो साइड हमारी सन को फेस करती है, जो ये जो मैं एस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सन हमारा फेस कर रहा है और ये ऑपोजिट है सन का, ओ। तो सन को जो साइड फेस कर रही है वहाँ पर अर्थ का जितना रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस है अप्रॉक्स 6000 समथिंग किलोमीटर, तो उसका 6-7 टाइम्स यानी कि अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर तक जो होती है अर्थ की मैग्नेटिक वे फील्ड जो होती है वो सन की साइड होती है, और उसके तकरीबन 100 टाइम्स तक ऑपोजिट साइड में होती है। और उस ऑपोजिट साइड में एक टेल बन जाती है, ये देखो आपको टेल से दिख रही है ना, ये ऑपोजिट साइड में बन जाती है। क्यों? क्योंकि इधर पर सोलर विंड नहीं होती इस मैग्नेटिक वेव को रोकने के लिए, बट इस साइड में सोलर विंड होती है। आपको दिख रहा है ना जो ब्लू ब्लू कर्व सा, ये सोलर विंड के कारण बन जाता है। इसके कारण हम लोग बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल्ड फ्यूजन कर पाएंगे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंदर। और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए ऑलमोस्ट जो 99% मैटर होता है अर्थ यूनिवर्स का वो प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा जो होता है हमारा 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। पहले 3 क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 4th होता है हमारा पी, प्लाज्मा। तो एक डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, और इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच करता है। अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है उसमें प्लाज्मा बहुत होता है। प्लाज्मा प्रोसेस करता है एबिलिटी उसकी, वर्किंग ऑन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के ऊपर। बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, और आयनोस्फीयर हमारा वहाँ पे होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बहुत हाई इंटेंसिटी ऑब्जर्व की जाती है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर आई डोंट थिंक मेंस का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हाँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन जरूर बन सकता है इससे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। पीएम ने होल्ड की थी मीटिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, टू डिस्कस द वेज टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। एम्फोसिस दिया गया है एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर मैनेज करने के लिए। मार्केट का सरप्लस जो है, एग्रीकल्चर जो है वो अकाउंट करता है 16.5% ऑफ आवर जीडीपी, और नियरली हाफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी फार्म बेस्ड इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। की रिफॉर्म्स क्या है जो डेलिब्रेट किए हैं? Scaling up of eNAM into a platform of platforms and establishing integrated markets where one state should be agreeable with another state as far as agriculture policies go. eNAM आपको पता होना चाहिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेडर्स जो है एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ के बारे में ट्रेडिंग करते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। मंडीज़ वगैरह भी इसका पार्ट होती हैं, आप ऑनलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हो, पता कर सकते हो। तो ये लोग कह रहे हैं कि इसके एक और इंटीग्रेटेड बनाया जाए इसको, जहाँ पर इसकी जो पॉलिसीज़ हों वो स्टेट टू स्टेट मैच करे, क्योंकि ई-नैम जो है आई थिंक 17 स्टेट्स में काम करता है अभी। Restrictions as mandated by the Agriculture Product Market Commodity Act in various states continue to hamper from trade. बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एक्ट्स के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो ट्रेड को बहुत हैम्पर करती हैं। फिर फोकस किया जाए कंसेशनल क्रेडिट फ्लो के ऊपर, डेवलप किया जाए ब्रांड इंडिया, क्रिएट किया जाए एक कमोडिटी स्पेसिफिक बोर्ड काउंसिल हो जो प्रमोशन के लिए काम करेगा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर। एक यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बने जो फैसिलिटेट करेगा कैपिटल और टेक्नोलॉजी के लिए। एक मॉडल लैंड टेनेंसी लॉ बनाए जाएँ जो प्रोवाइड करेंगे फार्म लोन्स टेनेंट फार्मर्स को। टेनेंट फार्मर्स बोलते हैं किराए वाले फार्मर, यानी कि वो
जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को ना दूसरे फार्मर्स को रेंट पे दे देते हैं। कि सपोज़ करते हैं भाई, जैसे मेरे पास 5 खेत है, तो 3 खेतों में मैं खुद खेती कर लूँगा और मैं 2 खेत जो है वो रेंट पे दे दूँगा। और जो भी इंसान उस 2 खेतों के ऊपर रेंट लेगा, यानी कि वो क्या करेगा, या तो मुझे पैसे दे देगा कुछ, हम लोग अपने आपस में मिल बांट के बात कर लेंगे, या फिर उसके ऊपर जितना अनाज वो बोएगा उसका भाई मुझे 10% दे दे, 20% दे दे, 30% दे दे, ऐसे ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको टेनेंट फार्मर्स बोलते हैं। स्ट्रेंथन करता है रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑब्वियस सी बात है। डिसेमिनेट करेगा टेक्नोलॉजी को टू मेक फार्मर्स मोर कम्पिटिटिव इन द ग्लोबल वैल्यू चेन। करेक्ट। इसके बारे में इतना ही जाना था कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी मीटिंग की। लेकिन हाँ, ये की रिफॉर्म्स जो होते हैं ना, जिस भी न्यूज़ में आते हैं, आप इनको ना या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो, या फिर आप इनको नोट डाउन कर लिया करो। ये मेंस के आंसर में बहुत 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 मेजर रोल प्ले करते हैं। गेम चेंजर होते हैं ये। यहाँ पर बात की जा रही है जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ का, उन्होंने कुछ ऐसी बात की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में, सोलर सेल्स के बारे में। तो हमारे जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। तो जुलाई 2018 में जो डायरेक्टर जनरल थे ट्रेड रेमेडीज़ के, उन्होंने इम्पोज किया था एक 2 साल का सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई थी उन्होंने सोलर सेल्स के ऊपर, मॉड्यूल्स के ऊपर, स्पेशली जो चाइना से आ रहे थे, मलेशिया से आ रहे थे और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहे थे, ताकि जो इंडिया की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक में जो मैन्युफैक्चर हम कर रहे होते हैं, उनकी सेल इंक्रीज़ कर जाए। तो उनके ऊपर कुछ सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी गई थी, यानी कि कुछ टैक्स लगा दिया गया था 2 साल के लिए। वो जो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ थी वो इम्पोज कर दी जाती है उन आइटम्स के ऊपर जो ओवर और अबव होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टम ड्यूटीज़ के। और इट कैन बी कंक्लूसिवली प्रूव्ड दैट ए स्टीप इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ओवर ए पीरियड रिजल्टेड इन द डिसरप्शन ऑफ लोकल बिजनेसेस। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी सोलर सेल्स हम लोग जनरली चाइना से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत चीप मिलता है इसलिए। तो इस अनसर्टेनिटी को लेकर, पैनल कॉस्ट को लेकर, फाइनल जो रेट्स थे पावर सेल के, सोलर प्रोजेक्ट्स के, वो रिजल्ट करते हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स जो थे ना इंडिया के, वो इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं, वो अपना मैन्युफैक्चर कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चर करना महंगा पड़ रहा है, इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है। तो इसके कारण इंडिया के जो सोलर टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। विद सेफ गार्ड ड्यूटीज सेट टू एंड इन जुलाई 2020 में ये सेफ गार्ड ड्यूटीज एंड हो जाएंगी। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है यहाँ की, उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए अगले 4 साल के लिए। हावेवर जो सोलर फार्म के डेवलपर्स हैं वो अभी भी फेवर यही करते हैं कि चाइनीज़ पैनल जो है वो चीप हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं डोमेस्टिक मॉड्यूल से। टू इंसेंटिवाइज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल सेल्स, बजट 2020 भी अनाउंस किया गया था, जिसमें कि एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी इंपोर्ट्स के ऊपर। इसमें से न्यूज़ कुछ खास आप चूज़ नहीं कर पाओगे, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, किस तरीके के सेफ गार्ड लगाए जाते हैं, और इंडिया वाले जो हैं वो प्रेफर कौन सी कंट्री वालों करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से। ये इंपोर्ट का चार्ट दे रखा है। इंपोर्ट हमारे 2015-16 में कम थे, फिर बढ़े, फिर बढ़ते गए, फिर इंपोर्ट हमारे कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में हमारे कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है। और जो मेजर सोर्स कंट्रीज़ हैं वो चाइना है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। ये आप एक जगह मेंशन कर सकते हैं, टॉप 2 कंट्रीज़ जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट की ये न्यूज़ थी। ये एक अच्छी न्यूज़ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने प्राइवेट फर्म्स को मोस्टली हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन देने की बात की है 2021 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो नहाई है वो रिलाई करेगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मोर देन हाफ ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स के लिए। इनके 3 मॉडल्स होते हैं, पीपीपी के 3 मॉडल्स होते हैं। एक बार पहले 3 पीपीपी मॉडल्स को देखते हैं, फिर देखते हैं किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। ईपीसी जो होता है उसके अंदर नहाई जो बोलता है कि वो पे करता है प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप सड़क वड़क बनाओ। प्राइवेट प्लेयर्स का और कोई रोल नहीं होता उसकी ओनरशिप वगैरह में, टोल कलेक्शन में या फिर मेंटेनेंस के अंदर। वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होता है, लेकिन गवर्नमेंट पैसे देती है प्राइवेट को। बीओटी जो होता है उसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का एक एक्टिव रोल होता है, वो बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं रोड को फिर कुछ सालों के लिए, जो उसके बाद फिर वो सारे का सारा एसेट जो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि जब तक उनके बेनिफिट हो जाता है उसके बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं। इन सबके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं वो अरेंज करते हैं सारा फाइनेंस, कलेक्ट करते हैं सारा रिवेन्यू और एन्यूटी करते हैं गवर्नमेंट की, सब कुछ करते हैं उस टाइम प्राइवेट। इसको बीओटी बोलते हैं। थर्ड होता है एचएम का मतलब होता है हाइब्रिड एन्यूटी मॉड्यूल। ये मिक्स होता है बीओटी और ईपीसी का। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है 40% प्रोजेक्ट की कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की, और जो बाकी भी पेमेंट होती है वो सारी की सारी उसकी माइलस्टोन से अचीव की जाती है। अब इसमें कितना कितना परसेंटेज था हम वो देख लेते हैं। नाई ने टारगेट बिल्ड किया है कि 4500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे 2020 से 21 के अंदर, जिसमें 40% जो है वो एचएएम में जाएंगे, 5 से 10% जो जाएंगे वो बीओटी में जाएंगे, और जो बाकी जो बच गया हमारा वो ईपीसी में हो जाएगा। यानी कि जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे वो हमारे ईपीसी में आ जाएंगे। ये होता है। आगे हम चलते हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है।
रेस्क्यूइंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई सेक्टर को रेस्क्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए थे और बेसिकली उनको लोन लेने के लिए थोड़ा सा ईज़ हो जाए। और सेकंड चीज़ इन्होंने एक और अच्छी चीज़ कर दी थी कि इनके लोन लेने के लिए ना बीच में एक जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हुआ करती कुछ, उसको उन्होंने डिसेबल कर दिया। उसमें क्या होता था कि वो करना पड़ता था, हमारे जो डीएम वगैरह होते हैं ना उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, बीच में केवीआईसी को ला दिया है, यानी कि खादी एंड विलेज के जो कमीशन है ना उसको ला दिया है, वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी उसके अप्रूवल मिल जाएंगे। ये पहले की न्यूज़ में आ चुका है, आप लोगों को ध्यान में होगा। एमएससीज को बहुत सारे मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि क्रेडिट साइकिल बंद हो गया है, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है वर्किंग की, पीपल नहीं है और सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है। ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे छोटे दुकानें होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। एमएसएमई का जो सर्विस सेक्टर होता है ना, उसमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं बेसिकली, उनको बहुत सारा बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर। 7.3 मिलियन जॉब्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार के ऊपर हैं। और जो इशू जो है वो गेन इंपॉर्टेंस एमएसएमई का वो 33% होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग में, 45% एक्सपोर्ट में होता है, 30% जो होता है जीडीपी का एम्प्लॉय करता है। इसमें 11 करोड़ लोग होते हैं 5 करोड़ यूनिट्स के अंदर, ये बहुत बड़ा सेक्टर होता है हमारा। एमएसएमई इंडिया के अंदर एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप की चीज़ें सारी की सारी। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं क्लोथ्स, तो क्लोथ्स मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुप है, यानी कि इसमें शर्ट आ जाएगी, ट्राउजर्स आ जाएंगे और सॉक्स आ गए, अंडरगारमेंट्स आ गए, हमारे टी शर्ट आ गई, जीन्स आ गई। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ टी शर्ट की, तो टी शर्ट जितने भी टाइप की होगी, रेड टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, स्मॉल टी शर्ट, बिग टी शर्ट, ये होमोजीनियस हो गया। तो ये बोलना चाह रहा है कि एमएसएमई जो है ना वो हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है, इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सर्विसेज होती हैं। सो बहुत सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और ये सारे के मोस्ट ऑफ दम जो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं ये। तो रिसेंटली क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सिडबी ने अनाउंस किया था कि कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, कंसेशन मिल जाएगा 5% का इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो एमएसएमई के लोन्स होंगे, स्पेशली कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। जो डिलेड जीएसटी पेमेंट्स हो रही हैं, परमिटेड थी 2020 की, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, लेट फी और पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। क्राइटेरिया क्या है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये आप कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हो। जो माइक्रो थे हमारे, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में कितने कितने का लोन मिल सकता है। माइक्रो में 25 लाख तक का, सर्विसेज में 10 लाख का, स्मॉल में 25 लाख से 5 करोड़ का और सर्विसेज में 10 लाख से 2 करोड़ का। जब हम मीडियम की बात करते हैं तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। ये थी हमारी एमएसएमई की न्यूज़। अब हम नीचे आ जाते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, मैं तो इनका ना स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ इतने पार्ट का भैया, क्योंकि जब ये लोग मंथली कंपाइलेशन देते हैं उसमें सारे ऐड नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें न्यूज़ में होती हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ छोटा 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 उठ के ना कुछ मेंस के, सॉरी प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो मैं तो भाई पूरे 1 साल का अपने कलेक्ट करूँगा और उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर लूँगा, क्योंकि ये मंथली कंपाइलेशन में मिलेगा नहीं और उसके बाद आप पूरे साल का पहले जाकर वेबसाइट से डेली का डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं सबको इमेजेस सेव कर लूँगा और लास्ट में एक पीडीएफ बना दूँगा। मैं ये कर लिया करूँगा कि मैं इनकी पीडीएफ बना के ना आप लोगों को आई थिंक 6 मंथ में या फिर 3 मंथ में ऐसे एक दिन वीडियो बना दिया करूँगा, पीडीएफ की फिर वीडियो। तो आरसीईपी का जो पैकेज है उसकी बात की जा रही है। जो मेंबर्स हैं आरसीईपी के, उन्होंने ऑफर किया इंडिया को एक पैकेज, इंडो पैसिफिक रीजन ब्रेसिस फॉर अ पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक ऑर्डर। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया ने, देखो इंडिया का आपको पता होगा, इंडिया ने लास्ट ईयर नवंबर में आरसीईपी को छोड़ दिया था, ये लास्ट पॉइंट पर उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी जो लोग थे उन सबकी मीटिंग चलती जा रही है, समहाउ दे वांट टू गेट इंडिया बैक, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ी चीज़ है। और आरसीईपी के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है एशियान कंट्रीज़ की। आरसीईपी का जो पैकेज है वो रिकॉग्नाइज करेगा इंडिया की प्रेफरेंस को टू यूज़ मोर रिसेंट मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट 2014 के बेस रेट के ऊपर। इट वेलकम्स अपडेटेड मार्केट एक्सेस ऑफर्स फ्रॉम इंडिया यूजिंग 2019 एमएफएन टैरिफ्स। एमएफएन टैरिफ मतलब वही मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। और मेंबर ऑफ ट्रेड ब्लॉक अर्ज इंडिया टू कन्वे इट्स इनिशियल रिस्पॉन्स टू द पैकेज बाय May 15। इंडिया से May 15 तक इसका आंसर मांगा गया है। नेक्स्ट है बोबल। बोबल के बारे में मैंने आज इनसाइट वाले में थोड़ा डीप में एक्सप्लेन किया, अगर आपको जानना हो तो आप वहाँ से भी जान सकते हो। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको फंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने और नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च यूके का है। यूके वालों ने और इंडिया वालों ने ना मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें ये लोग बे ऑफ बंगाल के अंदर विंड्स को, मानसून को, सीज़न को, क्लाइमेट को, वेदर को, इन सबको स्टडी करेंगे ताकि एक एक्यूरेट कैलकुलेशन की जा सके, उससे मतलब एफिशिएंट रीडिंग करने के लिए बात की गई है, ताकि फ्यूचर के अंदर उससे बहुत फ़ायदे किए जा सकते हैं। हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जान पाएंगे, हम लोग विंड्स की मूवमेंट के बारे में जान पाएंगे एंड एवरीथिंग।
ई कॉव सेंस क्या होता है? एक बायो सेंसर है जिसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है, जो डिटेक्ट कर सकता है नोवेल कोरोना वायरस को सलाइवा के अंदर। कहा यह जा रहा है कि ये जो 30 सेकंड्स में काम करता है, इसमें होता क्या है, इस ई कॉव सेंस के अंदर ना एक एंटीबॉडी और एंटीजेंस होते हैं। तो जैसे आपके सलाइवा के ऊपर हो जाता है, अगर आपके सलाइवा के अंदर कोरोना वायरस है तो वो जो एंटीजेंस होता है उस कोरोना वायरस के जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसको अटैक कर देता है, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ, इस बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है। आइडियाथॉन जो है फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर। और ये फोकस करता है कोविड-19 क्राइसिस के कारण हम रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को कैसे फॉर्म करेंगे फ्यूचर में, और ये भी हाईलाइट करता है कि सिटीज़ और रिवर्स की इंटरकनेक्टिविटी पे कैसे काम किया जाए। लास्ट हमारी न्यूज़ है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, AES। ये एक कह सकते, इसको चमकी बुखार भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। आई थिंक जो प्रीवियस वाली इनसाइट का जो न्यूज़ मैंने अपलोड किया हुआ है ना, उसके अंदर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। ऐसा ही होता है, इनसाइट में कुछ डिटेल में होता है, कुछ विजन वाला डिटेल में दे देता है, कुछ दोनों कॉमन रखते हैं, कोई नई चीज़ें भी होती हैं, कोई कॉमन नहीं भी होती हैं। जैसे आइडियाथॉन है, अभी तक तो इनसाइट में आया नहीं, मे बी 2 दिन की न्यूज़ में आ जाएगा। और ये पैकेज वाली बात थी, ये भी इनसाइट ने नहीं दी थी, ई क्वेश्चंस इनसाइट ने दिया था, उन्होंने भी कुछ नई चीज़ें दी हैं जो इनसाइट विजन ने नहीं दी है। तो मैं इसलिए दोनों को लेके चलता हूँ, आप लोग भी दोनों को सुना करो, दोनों को पढ़ा करो। ये AES में होता है ना, क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी चीज़ से ना, कुछ बहुत सारी चीज़ों के कारण ये होता है, ये ना ब्रेन को हैम्पर करता है। तो ब्रेन के अंदर कुछ टाइप की बीमारियाँ हो जाती है, ऐसा अगर आपको कुछ वायरस वगैरह से आप इम्पैक्ट हो जाओ, इन्फेक्ट हो जाओ, तो चिल्ड्रन के अंदर और यंग एडल्ट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। फीवर होता है इसके अंदर, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, इलनेस हो जाती है। और बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, पैरासाइट से हो सकता है, कोई केमिकल टॉक्सिन वगैरह हो सकता है, उनसे भी हो सकता है। तो ये सब था आज की न्यूज़ का पार्ट। थैंक यू वेरी मच।